अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। लेवल प्लेइंग फील्ड और पहले एहतसाब फिर इंतखाब जैसे नारे तो नून लीगी हलकों की जानिब से मुतवातिर सुनाई दे रहे थे, लेकिन आज से कबल इन नारों की तकमील की कोई राह दिखाई नहीं दे रही थी। ये नारे मुतालिबात से ज्यादा एक बयानिया बनाने की कोशिश मालूम होते थे। हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जरिए एक बार फिर से कार्रवाई डालने की कोशिश भी की, जिसमें वकला और अदालती निज़ाम में मौजूद खामियों के साथ 184(3) में जो अपील का हक देकर अपना फायदा निकालने की कोशिश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस कानून को मुअत्तल करने की वजह से यह मंसूबा धरे का धरा रह गया। लेकिन आज हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 की मंजूरी और गेजेट नोटिफिकेशन जारी करा के न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आला जजेस को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, यो हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को मुअत्तल करने के बाद आज ये कानून नाफिज करा के माजी करीब में उठाई जाने वाली हजीमत का कुछ हद तक बदला जरूर ले लिया है। इस बार हुकूमत ने अदालती इस्लाहात और मामलात में मुदाखलत के बगैर सिर्फ और सिर्फ 184(3) में अपील दिलवाने पर फोकस किया है। यह कानून जुमे के रोज इतनी खामोशी से मंजूर कराया गया कि कुछ हुकूमती रहनुमाओं तक को भी इसकी भिनक तक नहीं थी, जिस पर आज हैरान कुन तौर पर सदर मुमलिकत ने भी दस्तखत कर दिए। और इस एक्ट के कानून बनने का आज जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात से मुताल्लिक नजरसानी दरखास्त की समाअत शुरू की। समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान खड़े हुए और यह धमाका किया कि सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी के कवानीन मंजूर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी के कवानीन का इतलाक जुमे से हो चुका। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इसीलिए इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के असल दायरा इख्तियार आर्टिकल 184(3) में नजरसानी का कानून बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी इख्तियार को वसी किया गया है। चीफ जस्टिस का कहना था कि यह अदालत अदलिया की आज़ादी के कानून को लागू करती है। समझते हैं कि आर्टिकल 184(3) के दायरा इख्तियार के केसेस में नजरसानी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आर्टिकल 187 के तहत नजरसानी का दायरा इख्तियार बढ़ाने की राह से दे रहे हैं। पहले हुकूमत ने अदालत के इंतजामी उमूर में भी मुदाखलत की कोशिश की। खुशी है कि मौजूदा कानून सिर्फ 184(3) के बारे में है, सबको दोबारा सोचना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि इस केस को फिलहाल मुलतवी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ को भी कानून साजी का इल्म हो जाएगा। जुमेरात को जुडिशल कमीशन वाला केस मुकर्रर है। अटॉर्नी जनरल इस बारे में भी हुकूमत से हिदायत ले लें। आपने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में हमारा हुक्मनामा पढ़ा होगा। ज़हन में रखें कि अदालत ने कमीशन कलअदम करार नहीं दिया। अदालत ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इस केस की समाअत बमुश्किल घंटा तवील हो गई। इस कानून साजी ने न सिर्फ अदालत में मौजूद फरीकान को हैरान किया, बल्कि मौजूद जज भी हुकूमत के इस इक़दाम पर शशदर रह गए। इस कानून साजी के सियासी तौर पर बहुत सारे पहलू हैं। इस कानून के तहत आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमात की नजरसानी दरखास्तों में सुप्रीम कोर्ट अपील की तर्ज पर समाअत करेगा। इस नए कानून के तहत नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन 60 रोज के अंदर अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर कर सकेंगे। इस एक्ट के तहत 184(3) के फैसले के खिलाफ 60 रोज के अंदर अपील दायर की जा सकेगी। एक्ट का दायरा कार इस कानून के बनने से पहले के फैसलों पर भी होगा। एक्ट का दायरा कार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के फैसले और रूल्स पर भी होगा। एक्ट नाफिज होने के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी एक्ट से फायदा उठा सकेंगे। इस एक्ट के तहत नजरसानी दरखास्त की समाअत लार्जर बेंच करेगा। लार्जर बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस का फैसला सुनाने वाले जजेस से ज्यादा होगी। फैसला देने वाले जज नजरसानी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। इस नए एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस केस फैसलों पर भी अपील दायर की जा सकेगी और नजरसानी अपील में फरीक को अपनी मर्जी का वकील करने का हक हासिल होगा। सुप्रीम कोर्ट फैसलों पर नजरसानी और अहकामात एक्ट 2023 में 184(3) के फैसलों पर भी होगा। इस कानून साजी से एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि मरियम नवाज समेत पूरी मुस्लिम लीग नून पहले एहतसाब और फिर इंतखाब, लेवल प्लेइंग फील्ड जैसे नारे किसी खास मकसद के तहत ही लगाती थी। इसी तरह से देर से ही सही, लेकिन अब ये उम्मीद रोशन हो चुकी है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी जल्द मुतवक्के है, जिसके बाद उनकी कौमी सियासत में बराह रास्त वापसी भी इलेक्शन से कबल ही होगी। गुज़श्ता 1 बरस के दौरान कोई भी ऐसा जलसा नहीं होगा जिसमें मरियम नवाज शरीफ को वापस लाने और लेवल प्लेइंग फील्ड का नारा ना लगे। और आज महसूस होता है कि उनका ये नारा सच साबित हो चुका है। मरियम नवाज इस हवाले से क्या कुछ कहती रही है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। नवाज शरीफ को होने वाली गलत सजाएं खत्म होंगी। पैनामा बेंच ने जो इल्काबात से नवाज शरीफ को नवाजा, तो पहले वो इल्काबात वापस लेना पड़ेंगे, फिर इलेक्शन होगा। ये इलेक्शन मुहिम इस नारे पर चलानी पड़े कि इलेक्शन कराओ, जरूर कराओ, मगर पहले तराजू के दोनों पलड़े एक जैसे करो, बराबर करो।
वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इरफान कादिर ने आज कानून साजी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कुछ कानूनी और आईनी पहलू उठाए। इरफान कादिर का कहना था कि पनामा केस में आईन कानून की खिलाफ वर्जी की गई। आइन में ताहयात नाहली का जिक्र नहीं, लेकिन नवाज शरीफ को ताहयात नाहल किया गया। हमें आइन को फौकियत देनी है। दुनिया में जहाँ भी जमहूरियत है वहाँ पर इदारे अपने दायरे में रहते हुए काम करते हैं। दूसरी जानिब ऐसा तासुर भी दिया जा रहा है कि आम इंतखाबात तभी होंगे जब नवाज शरीफ मुल्क वापस आ चुके होंगे और उनकी नाहली खत्म की जा चुकी होगी। इसका तासुर हमें वफाकी वजीर राना तनवीर की बातों से भी मिलता है, जिनका कहना था कि नवाज शरीफ हर सूरत इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आएंगे और इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे। इस तमाम तर सूरत हाल में एक बात तो वाज़ेह है कि जिस तेज़ी से PTI बिखर रही है, उसी तेज़ी से नवाज शरीफ के खिलाफ उठाए गए इक़दामात में उन्हें रिलीफ फराम करने का भी आगाज़ हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से एक दरख्वास्त भी दायर हुई है जिसमें नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाने के फैसले को चैलेंज किया गया है। बात की जाए PTI की तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली जमात बनने जा रही है जिसका शराजा इस कदर तेज़ी से बिखर रहा है कि खुद चेयरमैन PTI इमरान खान के साथ हुकूमती जमातें भी परेशान हैं। जहां इमरान खान को यह समझ नहीं आ रही कि अब वो उम्मीदवार ना होने पर इंतखाबी टिकट किसको जारी करें, इसी तरह हुकूमती जमातों के लिए भी ये परेशानी है कि किसको एडजस्ट करें और किसको इग्नोर करें। इस दौरान कुछ नई जमातें और धड़ों की भी बाज़गश सुनाई दे रही है। जहांगीर तरीन इस हवाले से बहुत मुतहर्रिक हैं, जो गुज़श्ता चंद रोज़ से PTI से अलहदा होने वाले रहनुमाओं से राब्ते कर रहे थे, लेकिन आज से उन्होंने बाकायदा मेल मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। ज़रा दावा कर रहे हैं कि इस वक्त कम बेश 100 के करीब ऐसे अरकान हैं जिनसे जहांगीर तरीन राब्ते में है और जल्द ही वो उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी नई जमात बनाए जाने का ऐलान किया जा सकता है और नई जमात बनाने के हवाले से मुशावरत तो काफ़ी देर से जारी है, लेकिन आज अलीम खान की जानिब से जहांगीर तरीन और उनके साथियों के एजाज़ में दिए गए ज़ोहराने पर इस मुताल्लिक बाकायदा बातचीत भी हुई है। ज़राए के मुताबिक नई सियासी पार्टी बनाने से मुतालिक जहांगीर तरीन की अलीम खान से मुशावरत हुई है और इस मौके पर शुरका ने तजवीज़ दी कि हमें कोई प्रेशर ग्रुप बनाने की बजाय नई सियासी पार्टी बनानी चाहिए और नई सियासी पार्टी बनाने से अवाम के हुकूक का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर ओन चौधरी ने भी नई जमात बनाने पर इसरार किया है और जहांगीर तरीन खान जो प्रैक्टिकली एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, ये जो 184(3) की जुरिस्डिक्शन के तहत राइट टू अपील है, उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा जहांगीर तरीन को भी हो सकता है, क्योंकि जहांगीर तरीन भी लाइफ टर्म डिस्क्वालिफिकेशन की सज़ा भुगत रहे हैं। अगर उनकी तरफ से भी ये जो जजमेंट्स को और फिर रिव्यूज़ करने का मामला है, अगर इस पर कोई पिटिशन जाती है कोर्ट में, तो ऑब्वियसली रिलीफ का रास्ता तो उनके लिए भी खुला हुआ है। अब देखना यह है कि वाकई क्या प्रोस्पेक्टिव इसका इफेक्ट है या रेट्रोस्पेक्टिव भी होगा, यानी जो माजी के तमाम तर केसेस हैं उनमें भी जो लोग, जैसे नवाज शरीफ की मिसाल दी जाती है, वो वाकई इसके लिए अहल होंगे या फिर प्रोस्पेक्टिव इशू होगा। और फिर आने वाले दिनों में जिस तेज़ी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कैंपेनिंग कर रही है, अमली तौर पर जलसों का आगाज़ कर चुकी है, क्या वाकई इलेक्शंस होने जा रहे हैं और क्या वाकई मियां नवाज शरीफ की वापसी जो है वो भी करीब है। ऐसे में इमरान खान साहब बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ अब किसी सरप्राइज़ देने की बातें भी कर रहे हैं। उनका कहना था कौम से खिताब करते हुए कि वो सरप्राइज़ भी जल्दी दे सकते हैं और साथ ही वो एक मुज़ाकराती कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर चुके हैं, लेकिन उस मुज़ाकराती कमेटी में हैरानकुन तौर पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी जेलों में हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केसेस भुगत रहे हैं और फिर हुकूमत की तरफ से भी इतलात यही है कि इस मुज़ाकराती कमेटी को मुस्तरद किया जाएगा। पहले तो ये इतलात आई कि पार्लियामान के अंदर एक करारदाद मंजूर कराई जाएगी और उस करारदाद को पार्लियामान से मुस्तरद किया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। यानी वक्त का पहिया कितना बेरहम है कि कल तक वो इमरान खान जो इनके साथ बैठने को कहते थे कि चोरों और डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, ये NRO मांग रहे हैं। आज वही लोग इमरान खान के लिए नो लिफ्ट का बोर्ड लगाए हुए हैं। आज वही ये कह रहे हैं कि इमरान खान को किसी भी किस्म का कोई रिलीफ या NRO नहीं मिलेगा। मामला मुज़ाकरात के ज़रिए अब हल होने का वक्त गुजर चुका है। यानी वो वक्त जो इमरान खान साहब को दिया गया था, वो एक्सप्रेस ट्रेन उन्होंने खुद मिस कर दी है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बार फिर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि बैठे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स मुज़ाकरात के जरिए से मामलात को हल करने की कोशिश करें। लेकिन बात तो ये है कि जिस नहज में मामलात आ चुके हैं, ये इमरान खान के लिए तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न दिखाई देता है। ऐसे में इमरान खान के लिए क्या वो सरप्राइज़ दे सकते हैं? इस वक्त वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और मुमताज़ माहिर कानून इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इरफान कादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023, इसका फ़ायदा जहांगीर तरीन या नवाज शरीफ को नहीं होगा, ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब फरमा रहे हैं। तो क्या इस एक्ट का कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिव है? क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब रिव्यू फाइल कर चुके हैं और जहांगीर तरीन साहब भी रिव्यू फाइल कर चुके हैं, लेकिन वो जो रिव्यू पहले फाइल किया था
वो किस्म नहीं है रिव्यू की जो इसमें दिया गया है। ये रिव्यू ये है कि ये एक तो रिव्यू अपील के बराबर रिव्यू है, इसमें वो टेक्निकल हर्डल्स नहीं आएंगे जो उस रिव्यू में आएंगे। तो लिहाजा यहाँ पे मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन साहब को यहाँ पे भी हक होना चाहिए रिव्यू और अपील करने का, इस कानून के तहत भी। और फिर ये जो सुना जाएगा रिव्यू या अपील, ये एक और बेंच सुनेगा, ये वही जजेस नहीं सुनेंगे जिन्होंने फैसला दिया था, तो और ज्यादा तादाद में सुनेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि और फिर उसमें अपनी मर्जी का वकील भी ये रख सकते हैं, वरना वो रिव्यू जो था उसमें वो जो जिस वकील ने केस हार दिया था उसी को आपको वकील रखना पड़ता है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं। तो ये चूंकि सारे मौके उनको नहीं मिले, तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आएगा तो बड़ा मुश्किल होगा सुप्रीम कोर्ट का कि वो उनका अपील जो है या रिव्यू उसको एंटरटेन ना करे। इरफान खान साहब, ये भी क्लियर करें ना कि वो जो 184(3) की जुरिस्डिक्शन के तहत दिए गए फैसले पर अपील की बात हो रही है नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर, क्योंकि उस वक्त अगर अपील की थी तो उस वक्त तो अपील का हक नहीं था 184(3) की जुरिस्डिक्शन के तहत दिए गए फैसले पर। नहीं, उस वक्त अपील नहीं की थी। उस वक्त मियां साहब ने रिव्यू फाइल किया था जो कि खारिज हो गया था, लेकिन वो रिव्यू जो था वो ये वाला रिव्यू नहीं था जो कि अपील के बराबर समझा गया है, जो कि अपील के मुतरादिफ समझा गया है। तो ये एक फर्क स्पीसीज ऑफ रिव्यू है। इसका चूंकि उनको मौका पहली दफा मिलेगा तो इसलिए उनको कोई रोक नहीं सकेगा कि वो अवेल ना करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इतना इंपॉर्टेंट जो कानूनी नुक्ता है वो वजीर कानून को नहीं पता, तो क्या हुकूमत ने तय नहीं कर लिया कि नवाज शरीफ साहब के केस में भी अब रिव्यू के लिए या अपील फाइल करने के लिए जाना है इस कानून का फायदा उठाते हुए? देखें, वजीर कानून जो है ना, उन्होंने तो ये बात की है ना कि मियां साहब ने रिव्यू फाइल चूंकि किया हुआ था, लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ नेचुरली अभी नया कानून बना है, अभी इसमें बहुत सारी और भी तशरीह जो है लोग करेंगे, हर एक का एक अपना ज़हन होता है। तो अब मुझे नहीं पता कि वजीर कानून मेरे इस नुक्ते से वो एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन देखते हैं। मेरा ये ख्याल है जो मैंने आपसे बात की है खुल के। नहीं, ज़ाहिर है आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी और आप भी मतलब सीजनड जो है वो लॉयर्स भी हैं, लीगल माइंड्स भी हैं, हुकूमत का लीगल माइंड भी है। तो इस हवाले से आपके जिस वक्त ये कानून साजी हो रही थी तो क्या फोर फ्रंट के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब का केस नहीं था? मतलब उसी को, क्योंकि बादी नज़र में तासुर तो यही है कि नवाज शरीफ साहब को रिलीफ पहुँचाने के लिए ये कानून साजी की गई। नहीं की गई होगी उस वजह से, अगर लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं तो। लेकिन मेरी इस्तिलाह के मुताबिक, और मैं उस मुशावरत में था भी नहीं, ये जो नया कानून बना है, तो इसलिए तो ठीक कह रहे होंगे फिर लॉ मिनिस्टर। जी हाँ, ठीक। अच्छा सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 में बुनियादी फर्क क्या है? मतलब ये सिर्फ 184(3) पे फोकस्ड है? इसमें जो बुनियादी फर्क है, सुप्रीम कोर्ट ये किस में क्या बुनियादी फर्क है, किस लॉ की बात? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था ना, जो 8 रुकनी बेंच ने जिसको मुअत्तल कर दिया था, उस कानून साजी को रोक दिया था। उसमें और इस पर्टिकुलर कानून साजी, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है ना, उसमें तो ये था ना कि वो जो चीफ जस्टिस जो था वो उसको फर्द वाहिद को एक उसकी जो पावर है वो डिल्यूट करके तो सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया गया। उसमें तो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट को मजबूत किया गया उस कानून के तहत, क्योंकि चीफ जस्टिस जो थे वो पिछले 10-12 सालों से वो सारे सुप्रीम कोर्ट को तो क्या सारे मुल्क को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था उन्होंने, जो कि वो कर नहीं सकते थे, जो कि आइन का तकाजा नहीं था, जो कि आइन की रूह नहीं थी, जो कि आइन का मंशा नहीं था। लेकिन ये जो कानून है ये डील कर रहा है कि रिव्यू जुरिस्डिक्शन को एनलार्ज किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में रिव्यू को बहुत नैरो डाउन कर दिया गया था, जो कि इंसाफ और आइन और फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं कर रहा था। तो ये फर्क है इन दोनों कवानीन। अच्छा, आज जब अटॉर्नी जनरल पेश हुए इलेक्शंस केस के अंदर तो और जब ये गोश गुजार किया चीफ जस्टिस के और उस 3 रुकनी बेंच के कि इस तरह की कानून साजी हो गई है, तो आगे से जो रिएक्शन था वो ये था कि दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, और फिर वो समात मुलतवी भी हो गई और फिर कहा कि फिर इस कानून साजी को ज़रा समझ लेने दें, हो सकता है पीटीआई तक भी पहुंच जाए। अब इसको किस तरह से देखते हैं? क्या हुकूमत ने बड़ी कमाल महारत से मुबहम रख के खामोशी से ये कानून साजी कराई है, बिल पास कराया? देखिए, कानून साजी जब भी होती है कोई अदालतों को थोड़ा ही बताता है, अदालतें तो ताबे हैं। जैसे ही कानून बनता है अदालत के लिए तो सर तस्लीम खम,
उन्होंने तो ओथ उठाया हुआ है कि हम कानून की पासदारी करेंगे। तो लिहाजा अगर अदालतें ये सोचे कि मुकन्ना उनसे पूछ के कानून बनाएगी तो फिर अदालतें तो जो है वो लेजिस्लेचर बन गई ना। तो अदालत को अपनी अदालत बन के रहना चाहिए, कानून के ताबे रहना चाहिए, वो कोई कानून बनाने वाला अदारा नहीं है। प्रिंसिपल ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन नैब कवानीन में तरमीम को जिस तरह कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया वो केस अभी भी मौजूद है, फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। तो मैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं ना, हाँ तो वो कोर्ट के गले की हड्डी बनाना ना नैब का कानून, ना वो उसको निगल सकते हैं ना वो उसको थूक सकते हैं, फंस गए हैं वहां पे। सुप्रीम कोर्ट को जाने नहीं चाहिए ऐसी चीजों में, खामखा एकेडमिक एक्सरसाइजेस में कोई जरूरत ही नहीं है। लेके बैठे हुए हैं 50,000 मुकदमे का बैकलॉग है इनके पास, और ये एकेडमिक बातें और एथीरियल बातें, ये क्या होगा। कभी इस तरीके से कानून अगर स्ट्राइक डाउन करना हो तो 2 मिनट में पता चल जाता है। ये थोड़ा ही होता है कि आप देखें कि किधर किसका मफाद है तो किधर किसका मफाद है। आपको नहीं लगता सर इस कानून साजी के ऊपर भी अब ये बहस तो छिड़ेगी? क्योंकि आज जब ये समात मुलतवी और कहा कि पीटीआई भी को भी जरा अंडरस्टैंड कर लेने दें, तो कोई पटिशन आएगी और सुप्रीम कोर्ट उसको टेकअप कर लेगी, फिर एक नई बहस शुरू हो जाएगी कि ये कानून साजी कहां से हो गई। लग यही रहा है कि चीफ जस्टिस साहब के अब जो चंद माह रह गए हैं उसमें उन्होंने जो एक मसलक को फॉलो किया है वो उस कोशिश में है कि किसी तरह से वो अपने जो ख्यालात हैं वो सबको बता दें कि वो उन्हीं के ख्यालात जो है ना बस वही सबसे बेहतर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस साहब इन आइसोलेशन वो चीज़ें कर सकेंगे जो वो करना चाह रहे हैं। और पर्टिकुलरली इरफान साहब इस कानून साजी से ये जो इलेक्शंस वाला केस है, ये मामला भी 184(3) से शुरू हुआ था और उस पर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने तो तारीख भी दे दी। आपको लगता है अब इसमें भी राइट टू अपील को का जो ये जो हक है इसको एक्सरसाइज किया जाएगा? बिल्कुल इसमें भी आ जाएगा। तो चीफ जस्टिस साहब जो है ना वो कानून से ऊपर नहीं है ना, कानून की ताकत बहुत ज्यादा है, चीफ जस्टिस की ताकत तो कुछ भी नहीं है, कानून और आइन की ताकत बहुत ज्यादा है। इसलिए चीफ जस्टिस को हर अच्छा जज जो है वो समझता है कि मैं कानून में जकड़ा हूँ। और मेरी चूंकि बहुत सी न्याजबंदी थी बहुत से पुराने जजेस के साथ, अच्छे जजेस के साथ, तो वो जब हमारे साथ बैठते थे तो यही कहते थे कि हम तो कानून के शिकंजे में, आइन के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। तो लिहाजा जजों को कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि उस शिकंजे से निकले, उस शिकंजे को पहन के नेक नियति से बैठे। ठीक, लास्टली एंड वेरी क्विकली इरफान साहब, मियां साहब के केस में अपील कब फाइल करने जा रहे हैं? ये तो आप मियां साहब के वकीलों को पूछे ना जी। हाँ, मुझे क्या पता है। नहीं, आपसे भी मुशावरत तो की होगी, मतलब आप भी लीगल माइंड तो आप भी। नहीं, मैंने मरियम दीदी का तो केस किया था ना जी, तो वो मैंने किया था, उसमें बिल्कुल मेरी मुशावरत भी थी, मेरा रोल भी था। लेकिन उसके बाद तो अब चूंकि मैं एक ये सरकारी पोजीशन पे मैं इसमें बैठा हूँ यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इस पोजीशन में तो उन्होंने मुझसे रजू नहीं किया। चले, मशवरा क्या होगा? आप रजू करते हैं नहीं, आप क्या मशवरा देंगे? पहली बात तो ये है कि अगर उन्होंने मुझसे मशवरा किया भी है तो मेरे प्रोफेशन के एथिक्स का तकाजा है कि मैं आपको ना बताऊं। ठीक है, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूं कि उन्होंने मुझसे मशवरा नहीं किया। ठीक है। तो इरफान साहब, आपको लग रहा है कि अगले 1-1.5 माह के अंदर मियां साहब की वतन वापसी की भी कोई सबील, क्योंकि अब हुकूमती पोजीशन में रहते हुए आपसे पूछ रहा हूँ वैसे? मेरा तो ख्याल है कि अगला 1-2 माह क्या, मेरा तो ख्याल है उनको पिछले 2-3 महीने पहले आ जाना चाहिए था, उनका इतना स्ट्रेट केस है। ठीक, और आप ये समझते हैं ना कि अदालत को खुद से फैसला देना चाहिए, उसके लिए किसी अपील की जरूरत नहीं है? वो तो चीफ जस्टिस को उस पर स्लो मोटो नोटिस लेके सबसे पहले मियां साहब को बुलाना चाहिए था कि आपके साथ इतनी ज्यादती हुई है कि पूरी आपकी हुकूमत गिरा दी, आपको पाबंदे सलासल रखा, आपके पे नैब का केस बना दिया, आपको पार्टी के हेड से हटा दिया। ये तो स्लो मोटो नोटिस सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हुकूमत हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या हेड ऑन कोलिजन भी है, मुखासमत भी है। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वज़ीर ख़ुसूसी और माहिर कानून इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर कानून का एक व्यू पॉइंट है, इरफान कादिर साहब का व्यू पॉइंट मुख्तलिफ है कि उस वक्त जो रिव्यू था वो अपील नहीं थी, और अब ये कानून साजी के बाद असल में अपील का हक है जो दिया गया है। दूसरी तरफ एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि इस वक्त जेलों के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुनान मौजूद हैं,
इमरान खान साहब का नैरेटिव ये है कि उनके साथ उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत इसको रिफ्यूट कर रही है, रिबट कर रही है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक कार्रवाई का जिक्र किया कि कॉल इंटरसेप्ट हुई और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की घिनौनी साजिश का पर्दा चाक कर दिया गया है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हस्बे साबिक विक्टिम कार्ड खेलने में मसरूफ है और जेलों में कैद खवातीन पर तशद्दुद को जवाज बनाकर हमदर्दियां समेटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो खवातीन जो इस वक्त ज़ेर हिरासत है उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है और इस तरह से वो तवज्जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की को मबजूल करा रहे हैं कि वो आए इंटरवीन करें। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की एक कार्रवाई से मुताल्लिक हफ्ते की शब मुतला किया और बताया कि एक ऑडियो इंटरसेप्ट हुई है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग किसी घर के ऊपर रेड या फायरिंग करने या फिर रेप एक्ट करने से मुताल्लिक बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह खान क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। किसी भी घर पे एक्चुअल एक्ट करने का जो है वो तरीक़ाकार बनाया जा रहा था कि बाकायदा जो है वो एक घर के ऊपर रेड हो, जो घर जो है वो किसी पीटीआई के वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आए और उसके नतीजे में वहाँ पे कैजुअलिटीज़ हों। सेकंड जो है वो ड्रामा ये भी चल रहा था रेप एक्ट किया जाए, यानी एक्चुअल रेप जो है वो एक्ट किया जाए और फिर उसका इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग थे, ये गवर्नमेंट की जो है वो ईमा पे हो रहा है और इस तरह से जो है वो फिर वाक़या जो है उसे इंटरनेशनल मीडिया में उछाला जाए और इंटरनेशनल मीडिया में उछाल के तो जो है वो फिर इंसानी हकूक़ और पीटीआई के साथ होने वाले जुल्म और इन चीज़ों को जो है वो सामने लाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्की और गैर मुल्की सतह पर हमदर्दियां समेटने के लिए सोशल मीडिया हैंडल्स पर कुछ ऐसी तस्वीर शेयर की जा रही है जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हैंडल्स की तरफ से ऐसी तस्वीरें हुई हैं जिनकी हकीकत का हमने पता चलाने की कोशिश की तो पता चला कि खातून जिस पर तशद्दुद की वीडियो या तस्वीर दिखाई जा रही है, इस खातून का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो क्या पाकिस्तान से ही नहीं है बल्कि ये ईरान में दिसंबर 2022 के अंदर एक वाक़या हुआ था, उसकी फ़ोटो यहाँ पर पीटीआई कारकुन बना के इस खातून को दिखाया जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इमरान खान साहब का ट्वीट करना तो खबर बनता था लेकिन अब उनकी ट्वीट्स को डिलीट करने पर भी खबर बनती है। उन्होंने ट्वीट की और बताया कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक रुकन सूबाई असम्बली की वफादारी तब्दील करने के लिए उनकी गाड़ियों को जलाया गया है, लेकिन बाद में जब वेरिफिकेशन हुई तो पता चला कि ये उनकी गाड़ियाँ नहीं जल रही बल्कि नौशेरा के अंदर एक तेल के डिपो पर आग लगी थी और ये वो वाक़या है जिसको इमरान खान साहब शेयर कर रहे हैं। जब इमरान खान को पता चला तो फिर ये ट्वीट डिलीट कर दी गई। इसी तरह से खतीजा शाह की तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता उन्हें हवालात के अंदर ज़ेर हिरासत तशद्दुद किया गया है या कोई इंसानियत सोज वाक़या ऐसा पेश आया है जिसकी हकीकत का पता चलाने की कोशिश की गई तो पता चला कि हकीकत से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। जो पंजाब हुकूमत है उसने इंक्वायरी कमेटी बना दी है डीसी लाहौर और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन पर। मुश्तमिल एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का इस सारे मामले के अंदर क्या कहना है ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। खतीजा शाह से भी मेरी मुलाकात हुई है, हम लोगों ने उससे बात की है और देखिए मेडिकल प्रॉब्लम्स जिन जिन की है उनको तमाम मेडिसिन प्रोवाइड की गई हैं। अगर किसी को सांस का इशू है, किसी को स्किन प्रॉब्लम है, यहाँ तक भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ पे कोई मेल एंटर ही नहीं हो सकता है। यहाँ पे 2 गेट्स हैं फॉर द एंट्री, सिर्फ फीमेल की कन्फाइंड एरिया में जाने के लिए। फर्स्ट आप एक डोर क्रॉस करते हैं, फिर सेकंड डोर खुलता है और फिर सेकंड डोर से आप एंटर होते हैं। सो मेल की एंट्री तो इज़ इम्पॉसिबल और यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स की एंट्री होती है। तो ऐसा जो भी प्रोपेगेंडा है, जो भी ऐसी बात फैलाई जा रही है, दिस इज़ टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन और यहाँ पे मेल की एंट्री है ही नहीं है, इज़ ओनली फॉर द फीमेल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस प्रोपेगेंडे को वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की तरफ से बड़ा स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया गया है। वो क्या कहते हैं ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। पहली प्रायोरिटी ये है कि अगर कहीं रेड पे भी जा रहे हैं तो साथ खातून अब लेके जा रहे हैं, तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारी एक एसएसपी है जो लाहौर में है, वो खुद मॉनिटर कर रही है सारी चीज़ों को। कल फिर वो जेल में वो डीसी दोबारा जा रहे हैं जेल में उनको देखने के लिए, लेकिन ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। खुदा का वास्ता है, माओ बहनों की इज्जत होती है, इस तरह के इल्ज़ाम सोचना या कहना इससे पहले सोच लेना चाहिए।
इस वक्त खातून रुकन कौमी असम्बली रहनुमा GDA सायरा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सायरा बानो साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, खासतौर पर ख़वातीन को के ऊपर तशद्दुद की जो बात की जा रही है ज़ेर हिरासत, आपको लगता है कि ये विक्टिम कार्ड, वैसे तो आउस्टर के बाद खान साहब ने बहुत सारे कार्ड्स खेले हैं, कि यह विक्टिम कार्ड अब इनको बचा सकता है, रेस्क्यू कर सकता है? इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कार्ड काम आएगा। कहने को तो कह रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही, मगर फिर भी समझ आ रही है सब कुछ। जो खवातीन के हवाले से उन्होंने कहा है कि उस पे वो होना चाहिए कि देखिए मतलब इन सब चीज़ों में अभी जिस तरह कल परसों राना सनावला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे, फिर रात को 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। और बाकी जो हमारी पुलिस का किरदार है, इसमें मैं बाकी किसी चीज़ को नहीं कहूँगी। आप सिर्फ उस्मान डार के घर का देख लें कि जिसकी हमारे वज़ीर दिफा साहब खुद मजम्मत की है और उन्होंने कहा वो मेरी बहन जैसी है और मैं जाकर उनसे माजरत करूँगा और मैं माजरत करता हूँ। तो मैं अब ये पूछना चाहती हूँ कि क्या उनको सज़ा मिली कि जिन्होंने उनके घर में जाके इस किस्म की हरकत की और ये जो सारा कुछ किया? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है ख़वातीन के हवाले से मैं कह रही हूँ। वो एक नौशेरा के तेल डिपो के ऊपर आग लगी थी, बताया गया कि इनकी जो है वो सियासी वफादारी तब्दील कराने के लिए इनकी गाड़ियों को जलाया गया है। सियाको सबाक से हटकर कुछ ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं जिससे पब्लिक सेंटिमेंट से खेलने की कोशिश की जाती है, एक नैरेटिव बिल्डिंग होती है और बताया जाता है कि नहीं ये हमारे साथ हो रहा है। इज इट जस्टिफाइड? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। आज भी मुझसे भी किसी ने 2-3 वीडियो शेयर की थी, वो जिसमें पता नहीं को बांध के कोई करंट वगैरह लगा रहे हैं ये, तो वो मुझे जिसने की थी तो मैंने उसे मना किया। मैंने कहा इसको आगे शेयर मत करो, इसलिए कि जो भी दिखाया जा रहा है वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत पुरानी वीडियोज़ को ये करके अब ये कौन लोग कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो हम पहुँच सकते हैं, अगर जियो फेंसिंग करके वो उन तक किरदारों तक पहुँचे, तो ये भी फिर देख लीजिए कि ये कहाँ से हैंडल हो रही है। और ये इस किस्म की बात कि जहाँ पर आवाम वो कहते हैं ना कि एक अजीब से मखमसे में फंसी हुई है कि उसको समझ नहीं आ रही। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। बल्कि मैंने तो एक जर्नलिस्ट है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक फ़ोटो शेयर की हुई थी। जब मैंने उस फोटो को इन्वेस्टिगेट किया तो जैसे मैंने कहा कि ईरान की खातून थी और दिसंबर 2022 में उसका एक ख़ास सियाको सबाक था। क्या कुछ हुआ, यकीनन उस वक्त भी वो कंडेमनेबल था। उसको पाकिस्तानी खातून बना के और PTI की खातून कारकुन बना के उसको सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर किया हुआ है और उसके बाद उसके हज़ारों रीट्वीट्स हैं। उसका जिस तरह से स्प्रेड हो रहा है, आउटरीच है, ये भी जस्टिफाइड नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज़िला सांगड़ शहदादपुर की ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि यकीन नहीं करें, रात में देखा कि वो किसी को पता नहीं मार रहे हैं और वो पुलिस ने जुल्म कर दिया। वो हमने वहीं पर ही रात ही को फ़ोन करके वहाँ पर भिजवाया तो पता चला कि वो फेक वीडियो है और बस ऐसे ही चला रहे हैं लोग। तो खुदा के लिए कि मतलब इस वक्त जो एक वो कहते हैं ना कि नफ़रत तो नहीं मैं कहूँगी, एक बदगुमानी की जो आग या फिज़ा है ना, उसको हवा ना दे। आप समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ है, इनको भी बहुत ज़्यादा अपना घमंड था इसके ऊपर कि कीबोर्ड वॉरियर्स हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो सेकंड्स के अंदर कोई भी कैंपेन और ट्रेंड बना देते हैं। तो क्योंकि आपका बड़ा क्लोज एक वर्किंग रिलेशन रहा है असम्बली के अंदर भी और आप फिर LI भी रहे हैं PTI के, आप समझते हैं कि आज जो बोया था वो काटना पड़ रहा है PTI को भी, खास और उसमें बहुत बड़ा रोल सोशल मीडिया का भी है? वो देखें, ऐसे तो पिछले सब जमातों को देखें तो वो सभी ने वो कहते हैं वो अम्मी हमेशा बचपन में बोलती थी कि बेटा बड़े बोल ना बोलो, बड़े बोल सामने आते हैं। तो अब मुझे नहीं पता इसको कैसे वो मैं करूं, लेकिन ये कि ये नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ हो अपनी हद के अंदर अच्छी लगती है। आप तनकीद करें, जहाँ बुराई हो वहाँ आप तनकीद करें। ऐसे थोड़ी कि अगर आप सेम पेज पर थे तो सब कुछ अच्छा था, आप सेम पेज पर नहीं हो तो फिर इस किस्म की गुफ्तगू ये होनी नहीं चाहिए। मतलब हम तो वो कहते हैं ना कि आवाम को, मैं बात कर रही हूँ कि ना हमने तरबियत की है ना शऊर दिया है। अच्छा, ये जो अंजाम अब PTI का हो रहा है, आई डोंट नो ये अंजाम है या ये एक ट्रांजिशन फेज है जिससे PTI गुजर रही है, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, आपके एनालिसिस क्या है? मतलब आप इसको कैसे एनालाइज करती हैं? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, या इसके पीछे ज़्यादा किरदार किसका है? ज़्यादा किरदार देखें, एक तो हम लोगों का ये है कि हम लोग इतना कुछ सोचते नहीं हैं। ज़्यादा किरदार देखिए, अगर आपके सामने मैं अगर अवाम बन के वो मैं करूँ, सोचूँ या उस तरह करूँ, तो इन 75 सालों में ये जो PDM की जमातें हैं, जो मेन जमातें हैं, ज़ाहिर है उनका चेहरा किरदार हमारे सामने है। तो जो अवाम में गमो गुस्सा या अवाम की एक चीज़ तब्दील हुई है,
मैं मतलब अब क्या आपको इन हालात नहीं, आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट पीटीआई। देखिए ना, पीटीआई आज से कोई आप समझ लीजिए कोई 3-4-5 हफ्ते पहले, इसी महीने की बात है ना जी, 9 मई से पहले पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी थी या ग्राफ था बहुत ऊपर था, पोस्टर्स लग रहे थे, पीटीआई का टिकट हाथों हाथ फरोख्त हो रहा था, फिर टिकट बिकने की बहुत सारी खबरें आ रही थी। 9 मई के बाद तो ऐसा हुआ है कि टिकट लेने को कोई तैयार दिखाई नहीं दे रहा। तो ये क्या हुआ है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? ये भी एक दफ़ा मैंने कहा था कि वो हम लोग बेसिकली, मैंने एक स्पीच की थी और उसमें मैंने यही बोला था कि खुदा रसूल और माँ बाप की मोहब्बत के बाद एक जो हमारे दिल में मोहब्बत है वो हमारी अफवाज पाकिस्तान की है। वो को घर वालों ने बैठ के सबक नहीं पढ़ाया था, वो हम लोगों के एक वैसे कुदरती एक वो चीज़ आई थी। मैं देखिए बात करते करते किधर से किधर हो गई। सवाल क्या था ये? उस नहीं, सवाल का आप दुरुस्त फरमा रही हैं। ये जो आप कह रही हैं बिल्कुल ये ठीक है, अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत, और जाहिर है किसी भी मुल्क की अगर डेवलपमेंट को और ये सबको देखते हैं तो और फिर जाहिर है अगर मुल्क नाकाबिले तस्खीर है तो वो भी पाक फौज की वजह से। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 8 मई का इमरान खान और 9 मई के बाद का इमरान खान दोनों बिल्कुल बहुत मुख्तलिफ हैं। ये 9 मई के बाद का जो इमरान खान है, जो बड़ा शिकस्त खोरदा दिखाई दे रहा है, इसकी वजह क्या है? क्या खुद इमरान खान ही है? वो जाहिर है जब एक इंसान को पता हो कि मैं एक बंद गली में पहुंच गया, क्योंकि एक देखिए वक्ती तो आप एक बात कर सकते हैं ना कि उस वक्त मैंने तो पहले भी बोला था कि मौला जट मूवी शायद रिलीज हुई थी तो उस वक्त हम पाकिस्तानियों को ये बढ़ के बहुत अच्छी लग रही थी। एक हद तक होता है, अगर ये कहते हैं कि हम इदारों पे तनकीद नहीं कर रही थी, अफराद पे कर रही थी, तो वो फर्द भी तो उन्हीं इदारों के थे ना, तो वो हमने ये नहीं करना चाहिए। और इससे फ़र्क पड़ा है, अगर लोगों के जहन में थोड़ा सा ऐसी चीज़ हुई थी तो उसके बाद उनको समझ आई है। और हमारे सामने उन मुल्कों के हाल है कि जिन मुल्कों में अफवाज नहीं है। और अगर आप मेरी पार्टी का स्टैंड देख लें तो मेरे ख्याल में कि हम लोग तो मुझसे अभी किसी प्रोग्राम में पूछा भी था और उन्होंने मुझ पर टॉन्ट किया था। ये जो आजकल पीडीएम नई मुहब्बे वतन बनी है, उनमें से किसी ने मुझ पर टॉन्ट किया था, तो मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि ठीक है आप हमें ये बोल रहे हैं अपनी पाक अफवाज के साथ है ना, मैंने कहा इंडिया की फौज के साथ तो नहीं है। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ज़ाहिर है वो जो एक मोहब्बत घुट्टी में पड़ी हुई है, वो इंसान थोड़ी देर के लिए तो आप इधर उधर करके सोच सकते हैं, लेकिन वो जो जड़ों में मोहब्बत बैठी हुई है और लोगों के जज्बात या इन चीज़ों से खेले हैं, तो लोग भी सोचने पे मजबूर हुए। सायरा बानो साहिबा, लास्टली एंड वेरी क्विकली, क्योंकि आप असेंबली में बैठी हुई हैं, क्या माहौल देख रही हैं? क्या ये बजट के बाद असेंबली डिसोल्यूशन की तरफ जा रही है? हालात बन रहे हैं अक्टूबर में इलेक्शंस के लिए? नहीं, अगर देखें मैं समझ रही हूँ, अगर ये जिस तरह आप लोगों का देख लें, देखिए जो कुछ भी आप ग्राउंड रियलिटी से आंखें नहीं मोड़ सकते। मैं तो खुद यहाँ पर चलते फिरते लोगों से सर्वे या करती रहती हूँ, जो कुछ भी है वोट बैंक तो है। अगर आप बाकी पार्टीज़ की बात करें, जो पीपल्स पार्टी है सिंध तक महदूद है, नून लीग पंजाब भी देख लें, उनको ज़्यादा पंजाब पे गर्व होता है, तख्ते लाहौर किसके पास है। ये एक ऐसी पार्टी थी जो पूरे पाकिस्तान में थी, तो वोट बैंक तो है, ये मैं बता दूं। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इलेक्शंस हो रहे हैं अक्टूबर में, इलेक्शंस हो रहे हैं, या आपको लगता है नहीं अभी लंबा प्रोजेक्ट है? पीडीएम की कि वो ये थी कि एक डेंट पहुंचा दिया जाए, डेंट क्या क्रैश कर दिया सब कुछ, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि अवाम इसके बारे में क्या फैसला देगी। और मैं नहीं समझती कि ये इलेक्शन करके, और आगे भी नहीं होंगे इलेक्शन अगर हुए, ये आगे जैसे अभी ये हंग पार्लियामेंट है, ये आगे भी हंग पार्लियामेंट एक मुश्तरका सा एक कचूमर सैलेड है, वही बनेगा, अलग से नहीं। क्योंकि अब अगर वापस इन्होंने अपने एक दूसरे के पेट फाड़े और लाड़काना की सड़कों पे घसीटा, फिर तो अवाम जो थोड़े बहुत इनके भी वोटर्स हैं वो भी माफ़ नहीं करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहब आपके वक्त के लिए। रहनुमा जीडीए मेंबर कौमी असेंबली सायरा बानो हमारे साथ मौजूद थी। एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बजट की आमद के साथ ही वजीर खजाना के तेवर कुछ बदले दिखाई दे रहे हैं। इस पर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए अब भी मुश्किल वक्त है, लेकिन इस दौरान देर से ही सही लेकिन कुछ ऐसी शमें ज़रूर रोशन हुई हैं जो उन्हें अच्छे वक्त की उम्मीद दिला रही है। हुकूमत 9 जून को माली साल 2023-24 का बजट पेश करने जा रही है। इलेक्शन साल होने की वजह से उम्मीद है कि इस बरस जून में पेश होने वाले बजट में आवाम के लिए खातिर खा रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमत इस वक्त 2 तरह के बजट बनाने में मसरूफ है। एक बजट वो जो IMF की शराइत के मुताबिक होगा और दूसरा बजट बिना IMF के। हुकूमत अब तक IMF को यह समझाने में मसरूफ है कि उसने इदारे की हर जायज़ नाजायज़ शर्त को तस्लीम कर लिया है। वो नवे जायज़े की तकमील चाहती है, इसलिए बेहतर है मामलात को हल किया जाए और पैकेज को मुकम्मल करने का मौका दिया जाए। IMF 9 जून तक राजी हो गया तो बजट IMF की शराइत के मुताबिक ही आ जाएगा, जिसके इम्कानात इंतहाई महदूद हैं। दूसरी तरफ अगर IMF इनकारी रहा तो हुकूमत मुतबादिल प्लानिंग के तहत बजट देगी और इसमें आवाम के लिए हकीकी मानों में रिलीफ दिया जाएगा।
हुकूमत की इसी मस्बत सोच का मार्केट पर भी असर पड़ रहा है, जिसके बायस मार्केट में मस्बत तब्दीलियां देखी जा रही हैं। आज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी देखी गई और KSE 100 इंडेक्स में 375 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। अब ख्याल किया जा रहा है कि हर आने वाले दिन में ये मस्बत तब्दीलियां मजीद तेज़ रफ्तारी इख्तियार करेंगी। आइंदा माली साल के बजट के हवाले से और फिर IMF पैकेज ना मिलने की सूरत में हुकूमत पाकिस्तान क्या करने जा रही है। वज़ीर ख़जाना खासे कॉन्फिडेंट है और आज भी सहाफ़ियों ने जब उनसे तुंदो तेज़ सवालात किए तो उनका एतमाद झलक रहा था। सवालात के जवाब में इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि टेक इट ईजी। आवाम के लिए खुशखबरियां आने का सिलसिला 15 रोज पहले शुरू हो चुका है, जब हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी की थी और इत्तलात हैं कि 1 जून से भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी होगी और रूस से आने वाले ज़खायर के बाद भी होने वाली कमी का फ़ायदा आवाम को बराह रास्त मुंतकिल किया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की खबरें भी दम तोड़ गई हैं। वज़ीर ख़जाना ने कल अपने इंटरव्यू में और आज उनकी वजारत ने एक बयान में यह वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान का घाना और श्रीलंका से मवाजना गुमराह कुन है। पाकिस्तान जल्द पायदार तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। PTI हुकूमत की जानिब से IMF शराइत की खिलाफ वर्जी से पैदा मुश्किलात पर काबू। करंट अकाउंट डेफिसिट 17.5 अरब डॉलर से कम होकर 3.2 अरब डॉलर पर आ गया और जल्द सियासी इस्तेहकाम आने के बाद मईशत में नुमाया बेहतरी आएगी। हुकूमत लगे रहा है कि अब खासी डिसाइसिव है इस मामले पर कि बजट पेश करेंगे, अवामी रिलीफ का बजट होगा, पॉपुलर डिसीजंस होंगे और अल्टीमेटली कॉमनर की फलाह का पहलू उसमें ज़रूर दिखाई दे रहा है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।